नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल हम बात कर रहे थे एक पटकथा के बारे में जिसका नाम है रजनी। उसके बाद अपना जो सिलेबस है उसमें एक अगला पार्ट आता है गद्य विधाओं में। हम लगातार क्रमबद्ध रूप से हम गद्य विधाओं का अवलोकन कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनके प्रश्नों को, संभावित बनने वाले प्रश्नों पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कृष्णचंद्र ये एक लेखक हैं और इन्होंने जो गद्य विधा लिखी है वो गद्य विधा है जामुन का पेड़। और जामुन का पेड़ जो गद्य विधा है वो वर्तमान, देखो इनकी जो गद्य विधा है जामुन का पेड़, ये वर्तमान प्रशासन तंत्र, ये वर्तमान प्रशासन तंत्र को आधार बनाने वाली विधा है। और प्रशासन तंत्र की कमजोरी, काम करने की गति, अकर्तव्य परायणता, अकर्तव्य की भावना, काम को एक दूसरे पर डालना, और कर्महीनता का बोध कराती है ना। काम को एक दूसरे पर डालना और कर्महीनता का बोध कराने वाली ये एक पाठ है। और कार्य करने में अक्रमबद्धता वह तौर तरीके पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। वो कार्य करने का जो सरकारी कामकाज का जो तौर तरीका है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाली ये कहानी है जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की। देखिए, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, ये इनके आईने के सामने एक रचना है, उस रचना से लिया गया है वाक्य है। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। अस्पताल में लोग मर जाते हैं, उनकी केयर नहीं होती, उनकी देखभाल नहीं होती। अफसोस इस बात का है, अफसोस हमारे तंत्र का है, अफसोस हमारे कर्तव्य परायणता का है, अफसोस मौत का नहीं है। कृष्णचंद्र पंजाब के वजीराबाद गांव से हैं और ये जिला गुजरांवाला में पड़ता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तभी कृष्णचंद्र ने इस धरती पर पदार्पण किया। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली कहानी संग्रह है। यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह इनका। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है और आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर, ये इनके काव्य हैं। उपन्यास है। सम्मान इनको मिला है, साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार मिला है 1977 में। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। उर्दू कथाकार है वैसे ये, कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बना दिया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुछ में हुई, पुछ जम्मू कश्मीर में।
कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा कहां हुई? पुंछ जिला जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए। कौन? कृष्णचंद्र। फोरमैन क्रिएशन कॉलेज में प्रवेश लिया और 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। कृष्णचंद्र है ना। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई। कृष्णचंद्र कहानीकार हैं और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी इन्होंने काम किया है, जैसा कि उनके कवि परिचय में दे रखा है। माँ लक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। और आईने के सामने और माँ लक्ष्मी का पुल, ये पटकथाएं कहीं ना कहीं फिल्म जगत में प्रयुक्त हो चुकी है। और अभी जो पंक्तियां आपने पढ़ी थी, ये पंक्तियां देकर के पूछ सकते हैं कि पंक्तियां किसकी है, किस रचना से है, क्योंकि कवि आपके सिलेबस में लगा रखा है। पंक्तियां है कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने रचना से कृष्णचंद्र की पंक्तियां दी गई है, याद रखिएगा। उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। और हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यह घटनाएं अतिशयोक्ति पूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला, देखो यहां पर गौर करना, कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है। कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। ये पंक्ति आपसे ये कहती है कि कोई भी कार्यालय में जो काम करने का जो तरीका है, जो काम करने की जो राह है, वो राह कितनी विसंगतियों से परिपूर्ण है, उस राह में कितनी विसंगतियां हैं। एक छोटे से काम के लिए जिस प्रकार राह बनाई गई है, जिस प्रकार तौर तरीका बनाया गया, वो बिल्कुल निरर्थक और समय की बर्बादी का प्रतीक है। वहां पर बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। काम सीधे तरीके से और जल्दी में कोई कार्य नहीं होता, बिना मतलब कि एक आम नागरिक को परेशान करने वाली बात होती है। बात यहीं तक नहीं है रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। कैसे आता है देखते हैं पाठ में। जामुन का पेड़, देखिए, रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ कहते हैं तूफान को। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ। प्रश्न बन गया। सबसे पहले जामुन के पेड़ गिरने का पता किसको लगा? गिरने का पता किसको लगा? तो आपका जवाब होगा माली। ऑप्शन में आएंगे चपरासी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बाबू, इस तरह कई चीजें आएगी। और नीचे आदमी दबा हुआ है, ये तो आपने देखा है, आदमी दब गया है। जामुन का बड़ा भारी पेड़ होता है, उसके नीचे आदमी दबा है। देखो सामने सेक्रेटरीट का हॉल है, बिल्डिंग है, ये पिलर है और ये एरो लगा है कि ये सेक्रेटरीट है। और ये जो पत्तियां है ना, ये सेक्रेटरीट में नहीं है, ये दीवार की प्रिंटिंग नहीं है, ये पेड़ है सेक्रेटरीट से पहले। वो पेड़ के पीछे है सेक्रेटरीट, तो वो पत्तियां बीच में आ रही है। ये आदमी है, इसके हाथ है, खोपड़ी है, ये दबा हुआ है, पैर पीछे है और इसकी पीठ और इसके बैक में पीछे ये सारा पेड़ का जो तना है वो पड़ा हुआ है। लोग हैं, ये देख रहे हैं इधर। बेचारा जामुन का पेड़
कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब वहां जो काम करने आते हैं ऑफिस में, उसमें एक क्लर्क बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ आज गिर गया, ये कितना फलदार था। पहली संवेदन शून्यता यही शुरू हो जाती है इसी वाक्य से, कि इस नालायक को, इस क्लर्क को ये नहीं दिख रहा कि उसके नीचे, उसके तने के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। ये संवेदनहीनता की परम पराकाष्ठा है कि आदमी दबा हुआ है वो नहीं दिख रहा, और जामुन के पेड़ के लिए कह रहा बेचारा जामुन का पेड़ आज गिर गया, कितना फलदार था, है ना। तो ये संवेदन सुनने की पराकाष्ठा का वाक्य है। और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर घर ले जाता था, बच्चे खाते थे, बीवी खाती थी, हम खुशी खुशी खाते थे। रोजाना ऑफिस से मैं फ्री की जामुने ले जाता था, मार्केट से लेके जाऊं तो पैसे लगे, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। दूसरे तीसरे क्लर्क को भी दुख है कि जामुन का पेड़ गिर गया, अब हमें पैसे काटने पड़ेंगे, मार्केट में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मगर यह आदमी, अब फिर आदमी दिखा किसी को, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। फिर माली को ही दिखा, और माली कह रहा है इन क्लर्कों को तो अभी तक दिखा भी नहीं और ये कहे भी नहीं। हाँ, यह आदमी सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया। अब सुप्रीडेंट को पता चल गया, क्लर्क को, सबको पता चल गया, सबको दिख रहा था। अब सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूं। कौन बोला? दबा हुआ आदमी बोला, बड़ी कठिनाई से कराते हुए, जिंदा है। अरे जिंदा है ये तो, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। होता है ना ऐसे कि आदमी दबा और वो खुद ही बोल रहा आदमी, तो क्लर्क को ताज्जुब हुआ, अरे ये तो जिंदा है अभी। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना तो बहुत भारी और वजनी है, इसको कैसे हटा सकते हैं? क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तो अभी हम 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क सब मिलकर इस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं पेड़ को उठाने के लिए। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयारी हुए थे कि आवाज आई जोर से, ठहरो। किसने कहा? सुप्रीडेंट ने। सुप्रीडेंट ने क्या कहा कि ठहरो। सुप्रीडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। देखो, सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं मैं, सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, तो 3 तो ये लिखो। सुप्रीडेंट किसके पास गया? अंडर सेक्रेटरी के पास। अंडर सेक्रेटरी किसके पास गया? चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ सेक्रेटरी के पास। अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी के पास। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। अभी बात और आगे बढ़ रही है। अब जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो गया ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास। है ना, यही है ना क्रम इनका, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी किसके पास गया? अब मिनिस्टर के पास।
मिनिस्टर के पास। तो इस तरह से आ जाएगा ये, 3 तो इस लाइन में हो गए, फिर 2 इस लाइन में याद कर लो, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, और लास्ट में ये सब आते हैं किसके पास, ये सब नहीं, ये प्रक्रिया आती है, फाइल आती है मिनिस्टर के पास। सेक्रेटरी ने कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, वापस फिर ऑर्डर उल्टा चल गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा, चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट से कहा कि दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, अरे रुको रुको रुको, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, रुको रुको रुको, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, ट्रेड यूनियन, और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। ओ, कितना बड़ा ज्ञानचंद आया है। देखो, ये जो फाइल गिरी है, ये जो पेड़ गिरा है, ये पेड़ किसके लोन में गिरा है, सेक्रेटरीट के लोन में, और ये विभाग है व्यापार विभाग। व्यापार विभाग के ये ग्राउंड में गिरा है, तो ये कहते हैं कि हम तो व्यापार विभाग के हैं और पेड़ तो भाई कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, तो हम ऐसे कैसे हटा सकते हैं इनको। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है। वो कृषि विभाग को फाइल भेज देते हैं और कृषि विभाग से उत्तर आता है कि पेड़ व्यापार, दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की पड़ती है, हमारी नहीं है। वहां से बात आती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर देते हैं। हॉर्टिकल्चर, देखो पहले व्यापार विभाग ने कृषि विभाग को दिया, अब इसको यहां से समझते चलो बात क्या है। सबसे पहले ये पेड़ किस विभाग में गिरा, व्यापार विभाग में। व्यापार विभाग ने पेड़ का मामला समझ करके किसको फाइल सेंड करी, कृषि विभाग। कृषि विभाग ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये तो तुम्हारे अंडर का मामला है, तो कृषि विभाग के ने कहा कि ये हमारा नहीं है। तो यहां से फिर फाइल कहां गई, हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग में, क्योंकि फलदार पौधा है तो हॉर्टिकल्चर विभाग में ये फाइल गई। तीसरी बात, क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में ही फैसला हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। माली ने खिलाया, माली बेचारा ध्यान रख रहा है इसका, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में न ले, है ना, लोग कानून को अपने हाथ में न ले। इसका क्या मतलब है कि कहीं वो पेड़ को ना हटा लें, खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती तुम्हारी। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। तो दबा हुआ आदमी बोला, मैं लावारिस हूं, मेरा कोई वारिस नहीं है। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा कि माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। क्या था जवाब, सुनो। हॉर्टिकल्चर ने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं। हॉर्टिकल्चर कहता है कि ये कौन सी बात हुई, हम तो पेड़ लगाओ की मुहिम चला रहे हैं और हमारे ही सरकारी अमले जो कि दूसरे प्रशासन से संबंधित है, दूसरे विभागों से संबंधित है, उसके उच्च अधिकारी हमें ये सुझाव देते हैं कि हम पेड़ कटवाएं जामुन का। ये गलत बात है, इजाजत नहीं दे सकते हम पेड़ काटने की। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा, अब क्या किया जाए। अब जब हॉर्टिकल्चर ने पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी
तो मनचले ने कहा अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, इस आदमी ने इशारे से बताया अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर और आधा आदमी इधर निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। देखो कितने बड़े बुद्धिमान चाणक्य जैसे लोग यहाँ विद्यमान थे, है ना, कितनी बुद्धिमत्ता की बात कही है इन्होंने। अब ये बात वो आदमी सुन रहा था बेचारा, वो बोला अरे मगर इस तरह निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा यह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला और क्लर्क को उसकी बात का पता चला तो वो कहता है यार ये तो सही कहता है, ये ऐसे काटेंगे ना इसको बीच में से तो ये मर जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। जिसने ये सुझाव दिया था ना कि आदमी को काटकर निकाल लें, उसने इसका भरपूर विरोध किया। किसका? जिसने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने। उसने कहा कि बेवकूफ मरेगा नहीं, आजकल पता विज्ञान कितना आविष्कार कर चुकी है, प्लास्टिक सर्जरी से तेरे धड़ को फिर जोड़ देंगे, हाँ तेरा ऑपरेशन करवा देंगे। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। देखो कितनी लॉजिकली बात है। पूरा प्लास्टिक सर्जरी का हेड आया और उसने पूरी जांच पड़ताल की, दिल गुर्दा फेफड़ा सब जांच लिए उसने, नाड़ी वगैरह, आयुर्वेदिक, मेडिकल साइंस, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब डिपार्टमेंट का दिमाग लगा करके उसने जांचा और उसने अंतिम रिपोर्ट बनाई कि सर्जरी सफल हो जाएगी। बस सर्जरी सफल हो जाएगी लेकिन आदमी मर जाएगा। ये बात उसने अपनी रिपोर्ट में लिखी। ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। रिपोर्ट बना दी, कितनी बढ़िया। इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया अरे भैया तुम्हारी फाइल बड़ी प्रोसेस से चल रही है, स्पीड से, तुम टेंशन मत करो। उसे बताया कि मामला ऊपर तक पहुंच गया तुम्हारा, सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उससे तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है काम ठीक हो जाए। हाँ, दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। उसने कहा कि यह माना कि तुम तगाफुल नहीं करोगे, तगाफुल का मतलब होता है लापरवाही, यह माना कि तुम तगाफुल नहीं करोगे, ध्यान न देना, लापरवाही, लापरवाही नहीं करोगे या फिर तुम मुझसे धोखा नहीं करोगे, धोखा कह दो, लापरवाही कह दो, ध्यान न देना कह दो, तगाफुल उर्दू शब्द है, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में अंगुली दबा ली और चकित भाव से बोला क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया कि ये जो दब रहे हैं ना ये शायर है। ये थोड़ी देर में ही सेक्रेटरीट में अफवाह फैल गई भयंकर तूफान की तरह कि दबा हुआ आदमी शायर है, दबा हुआ आदमी शायर है, दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड आ गया, खबरें पहुंच गई, शहर से बड़े बड़े शायर आ गए कि हमारे जगत का एक शायर, एक कवि पेड़ के नीचे दब गया। ओ शायर आ गए चारों तरफ उठ उठ करके, उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण बन गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि ये तो कल्चरल डिपार्टमेंट से है। बल्कि ये तो किस डिपार्टमेंट से है? कल्चरल डिपार्टमेंट से है। हेलो, हाँ अभी मैं करता हूँ 20 मिनट बाद फ्री होके। कल्चरल डिपार्टमेंट से है तो हार्टिकल्चर के बाद में फैसला होता है कहां पर जाता है? कल्चरल डिपार्टमेंट में।
कल्चरल डिपार्टमेंट में फैसला जाता है। फिर आगे बात करते हैं, साहित्य और कविता। साहित्य और कविता दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न। हाँ ये हो गए ना, तो अपन आ गए थे कल्चरल डिपार्टमेंट में, है ना। कल्चरल डिपार्टमेंट से है, यहां तक आ गए थे अपन, कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा और कहने लगा, तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। तो दबे हुए आदमी का जो नाम है वो याद रखिएगा आप, क्या है? ओस। दबा हुआ जो आदमी है वो किस नाम से है? ओस नाम से है। ये दबा हुआ आदमी ओस। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल प्रकाशित हुआ था? अब आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो ओस है इसका गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ था थोड़े दिनों पहले, और गद्य संग्रह है ओस के फूल। ओस के फूल, खादी के फूल, हरिवंश राय बच्चन की रचना पंत के साथ मिलकर लिखी, ये ओस के फूल। हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। अब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां साहित्य अकादमी से जो सेक्रेटरी आया था उसने पूछा कि क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अकादमी का मेंबर नहीं हूं। अब ये प्रोसेस चल गई, भाई अकादमी के मेंबर नहीं है इतना बड़ा कवि। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूं महाराज। मेरी गुमनामी तो अब गुमनामी होने वाली है, आपको देखते हुए ऐसा लग रहा है। एक पेड़ के नीचे दब रहा हूं फिलहाल, तो कृपया मुझे इस पेड़ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उससे अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। अब देखो, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया, यह लो चुनाव पत्र। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा, उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीबी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूं। कवि रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुलाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। फाइल बहुत स्पीड से जा रही है। अब यहाँ कल्चरल डिपार्टमेंट के बाद में अगला जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग। ये वन विभाग को इन्होंने अपनी फाइल लिख दी और वन विभाग के बाद में बात करते हैं क्या होता है। पेड़ काटने का मामला है और अर्जेंट हमने लिख दिया है, देखते हैं क्या होता। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी बात जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था
ओ, अब जब फॉरेस्ट विभाग का यहां पर मामला डन हुआ, ये काटने ही वाले थे, काटने ही वाले थे, और अब आया कि विदेश के एक प्रधानमंत्री पिटोनिया के विदेशी पीएम के हाथों से लगाया था वो पेड़, हाथों से लगाया गया था वो पेड़। तो वो विदेशी पीएम के हाथों से लगाया गया पेड़ था, तो वो कैसे काट देते, वो कैसे काट देते? तो वहां पर ये पेड़ से संबंधित है, हेलो बात करूं 15 मिनट बाद, हाँ, तो ये जो पेड़ है उस पेड़ को हाथों से काटने वाली बात थी, और वो कैसे काट देते उसको, है ना? इस क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। अब ये बात क्या थी? सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया कि हम पेड़ काट देंगे तो पिटोनिया जो राज्य है वो हमारे राज्य से संबंध खराब कर लेगा, क्योंकि उनके पेड़ को काट दिया ना हमने, उनके प्रधानमंत्री ने लगाया था। कितनी अच्छी बात है। देखो, ये है भारत की प्रशासन व्यवस्था। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। आज शाम 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उसके सामने पेश करेगा, और शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। जो पिटोनिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। अर्थात जो भी घटना है, ये पेड़ गिरा, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि ये पेड़ हमने लगाया था, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। जो प्रोसेस था ना सरकारी कामकाज का, वो प्रोसेस पूरा हो गया और पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने भी इजाजत दे दी। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। यहाँ इन पंक्तियों से मतलब है कि उसका देवलोक गमन हो चुका था। देवलोक गमन हो चुका था, वो मर चुका था। ये एक हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा प्रशासन तंत्र, जो कि उनको इतनी अच्छी अच्छी तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद कर्म हीनता की भावना रखता है, मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना नहीं रखता, अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं करता। हमारी प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। प्रशासन व्यवस्था की जो लाल फीताशाही है, अफसरशाही है, उस अफसरशाही को कहीं ना कहीं लोगों का जो जन धन और मान हानि होती है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य को अपने हिसाब से प्रथम प्राथमिकता देते हुए जनसाधारण के लिए, मानव मात्र के लिए काम करना चाहिए। ऐसा संदेश हमें यह पाठ देता है। कृष्ण चंद्र ने क्या खूब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया है ना। आज की इसके कुछ बात करते हैं। देखिए, झक्कड़ आंधी है, रुआसा रोनी सूरत है, ताज्जुब आश्चर्य, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, तगाफुल विलंब देर या उपेक्षा। हमें पता है कि तुम विलंब देर नहीं करोगे, ये इसका अर्थ है। तो अब इस पाठ के बाद हम अगले पाठ की चर्चा करेंगे। आपको लगातार अपने ऐप में ये सारे पाठ मिल रहे हैं, इसके प्रश्नोत्तर मिल रहे हैं, PDF मिल रही है, स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं सारे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।